क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि अगर ये हाशिरा डीमन होते तो आखिर इनकी रैंक क्या होती? अगर हाशिरा की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लव हाशिरा की, जो कि है मित्सुरी। तो देखो, मित्सुरी डीमन बनने के बाद लव ब्रीदिंग का यूज करती, जो कि उसने रेंगोकू से इंस्पायर होकर बनाई है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो डीमन बनने के बाद मित्सुरी काफी स्ट्रॉन्ग होती और डीमन बनने के बाद मित्सुरी 12th किज़ुकी इसमें से एक होती। और अगर उसकी रैंक की बात करें तो वो होती नंबर 3 पर। नॉर्मली तो मित्सुरी का लुक काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन डीमन बनने के बाद मित्सुरी का लुक थोड़ा बदल जाता और यहाँ पर डीमन बनने के बाद मित्सुरी का लुक कुछ ऐसा होता। और अब तक की ये डीमन स्लेयर की सभी सेंचुरीज में से पहली ऐसी डीमन होती जो कि लचीली स्वॉर्ड का यूज करती है और इसकी बॉडी और स्वॉर्ड की कई ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये ह्यूमंस को एक ही स्लैश में खत्म कर देती। और ये एक ऐसी डीमन होती जिसके पास अपना डीमन स्लेयर मार्क भी होता। और यहाँ पर नेजुको और तांजिरो में से तांजिरो तो जिंदा रहता, लेकिन नेजुको शायद ही जिंदा रहती, बिकॉज इसका रीजन तुम जानते हो। और अगर यहाँ पर हम मित्सुरी की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से मैंस को हिप्नोटाइज करके उन्हें कंट्रोल कर लेती, लेकिन यहाँ पर उन्हें कंट्रोल करने के बाद मित्सुरी उनसे दोस्ती न करके उन्हें खत्म कर देती और उन्हें खा जाती। और मेंस को खाने की वजह से मित्सुरी की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती और यहाँ पर मित्सुरी लोअर मून 3 कुराबा से भी ज्यादा पावरफुल बन जाती। लेकिन अगर हम इसके नेक्स्ट हाशिरा की बात करें तो वो है शिनोबू। तो आखिर शिनोबू डीमन होती तो वो क्या क्या करती? तो यहाँ पर शिनोबू एक इंसेक्ट हाशिरा है और वो इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज करती है। और डीमन बनने के बाद शिनोबू की रैंक होती लोअर मून 2 और यहाँ पर शिनोबू अपनी बटरफ्लाई को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर देती और उन्हें अपना डीमन पार्टनर बना लेती। साथ ही डीमन बनने के बाद शिनोबू के पीछे 2 पंख होते और साथ ही उसके नाखूनों में भी काफी ज्यादा पॉइजन भरा होता। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि शिनोबू एक काफी ज्यादा डेविल डीमन होती, बिकॉज वो ह्यूमन को मारने के लिए अपने पॉइजन का यूज करती और ऐसे ही वो ह्यूमंस को खाकर अपनी पावर को और बढ़ा लेती और अपनी पॉइजन की रिसर्च को और भी आगे बढ़ा लेती। हाँ, शिनोबू फिजिकली थोड़ी वीक होती, लेकिन वो ह्यूमंस को मारने के लिए अपने पॉइजन का यूज करती, जो कि उसकी डीमन पावर का सबसे बड़ा जरिया होता। और यहाँ पर शिनोबू इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज करती, लेकिन उसकी ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो उसकी ब्लड डीमन आर्ट होती पॉइजन वाली और इससे शिनोबू लोगों को काफी बेरहमी से मारती। और यहाँ पर शिनोबू अपने पॉइजन्स को गैस, लिक्विड और सॉलिड के रूप में बनाकर रखती, बिकॉज ये हमने देखा है कि शिनोबू जब डोमा से फाइट कर रही थी तब वो अपने पॉइजन का कहीं ज्यादा यूज कर रही थी और उसका पॉइजन हमें उसकी ब्लेड के अंदर दिखाया गया था और लिटरली इसके पॉइजन का डोमा के ऊपर काफी बुरा असर हुआ था, जिसके चलते आगे वो मारा गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाशिरा के बारे में। तो नेक्स्ट हाशिरा आता है यहाँ पर हमारा तेंगेन। तो यहाँ पर तेंगेन डीमन बनता तो वो आखिर क्या क्या करता? तो यहाँ पर अगर हम तेंगेन की बात करें तो तेंगेन एक साउंड हाशिरा है और साथ ही वो डीमन स्लेयर का एकलौता शिनोबी है और डीमन बनने के बाद ये लोअर मून 1 होता। तो यहाँ पर हमें पता है कि तेंगेन एक साउंड हाशिरा है और साथ ही वो एक शिनोबी है और यहाँ पर उसकी 3 वाइफ है। और अगर बात करें यहाँ पर तेंगेन की तो तेंगेन डीमन बनने के बाद यहाँ पर पूरा ही बदल जाएगा और यहाँ पर इसके पास जो वेपन होगा वो कई हद तक युतारो के वेपन के जैसा होगा। तो यहाँ पर हम तेंगेन की पावर को देख ही चुके हैं कि जब वो अटैक करता है तो उसके अटैक कितने ज्यादा फ्लैशी होते हैं। तो यहाँ पर हम तेंगेन की पावर को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में देख चुके हैं। तो यहाँ पर उसकी ब्लड डीमन आर्ट जो होगी वो साउंड बेट्स के हिसाब से होगी और अपने साउंड की ब्लड डीमन आर्ट की वजह से ये काफी आसानी से भूकंप लेके आ सकता है और कम से कम आवाज को भी आसानी से सुन सकता है और अपने इसी साउंड को प्रोड्यूस करने से उसे ड्यूमंस को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर तेंगेन एनवू यानी कि लोअर मून 1 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज ऐसा इसीलिए क्योंकि तेंगेन ने अकेले ही यहाँ पर दाकी और योतारो को ओवरपावर कर दिया था। तो अब हम बात करते हैं ओबनाई की। तो ओबनाई यहाँ पर डीमन होगा तो वो होगा यहाँ पर अपर मून 6 डीमन। तो यहाँ पर हमें पता है कि ओबनाई जो है वो सर्पेंट ब्रीदिंग का यूज करता है। तो यहाँ पर डीमन बनने के बाद ओबनाई का लुक कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर ओबनाई के गले पर जो स्नेक रहता था वो भी एक डीमन बन जाएगा, वो भी 2 मुंह वाला। और एक तरह से ओबनाई का जो डीमन स्नेक है वो उसका एक वेपन बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर हम यहाँ पर ओबनाई की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो वो होगी यहाँ पर डेड स्नेक पैनल और इसकी ब्लड डीमन आर्ट के इसका जो स्नेक होगा वो बैटल फील्ड में उतर जाएगा ओबनाई की हेल्प करने के लिए, जो कि बिल्कुल एक डीमन की तरह ही फाइट करेगा। और यहाँ पर ओबनाई की डीमन रैंक की जो पोजीशन होगी वो होगी यहाँ पर अपर मून 6, जो कि यहाँ पर योतारो और डाकी की पोजीशन है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं ओबनाई के अलावा नेक्स्ट हाशिरा के बारे में, जो कि है रेंगोकू। अगर रेंगोकू डीमन होगा तो वो कैसा होगा? तो ये है अपना फ्लेम हाशिरा रेंगोकू, जिसका लुक कुछ ऐसा होगा और उसकी आंखें ब्लड शाइन वाली होगी। और यहाँ पर रेंगोकू का जो फ्लेम वाला कपड़ा होगा वो भी ब्लैक कलर का हो जाएगा। और यहाँ पर डीमंस में जो इसकी पर्सनैलिटी होगी वो काफी ज्यादा यूनिक होगी। और अगर यहाँ पर रेंगोकू की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो वो होगी ओवर राउंड फ्लेम्स और रेंगोकू अपनी ब्लड डीमन आर्ट में फ्लेम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। और यहाँ पर रेंगोकू की पूरी बॉडी में भी फ्लेम होगी। और यहाँ पर रेंगोकू की रैंक होगी अपर मून 5, जो कि इजीली ग्योको को डिफीट कर पाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट हाशिरा के बारे में, जो कि होगा अपर मून 4। और हाँ, ये जो बच्चा है ये यहाँ पर कोकुशिबु की जनरेशन का है। यस, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचिरो की, जो कि सबसे यंगेस्ट हाशिरा है। और यहाँ पर डीमन बनने के बाद म्यूचिरो की रैंक होगी अपर मून 4 और यहाँ पर डीमन बनने के
बाद म्यूचुरो के हेयर जो है वो व्हाइट हो जाएंगे और उसकी मसल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और यहाँ पर हमें ये पता है कि म्यूचुरो जो है वो ह्यूमन फॉर्म में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डीमन बनने के बाद वो लिटरली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और यहाँ पर वो ह्यूमंस को खाकर अपनी पावर को और बढ़ा लेगा। और अगर डीमन बनने के बाद म्यूचुरो की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो वो होगी मिस्ट ब्लड डीमन आर्ट, जो कि वो पूरी क्लाउड्स की होगी, मतलब कि वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट में स्मोक का यूज करेगा। और यहाँ पर म्यूचुरो अपने अपोनेंट्स को अपने इल्यूजन में फंसा लेगा और उन्हें आसानी से डिफीट कर देगा और यहाँ पर म्यूचुरो आसानी से नाकिमे को भी हरा पाएगा। तो यहाँ पर अब आता है अपना नेक्स्ट आशिरा, जो कि है ग्यू तोमियो का। तो यहाँ पर ग्यू अगर डीमन होता तो उसका नेचर आखिर कैसा होता? तो यहाँ पर हमें पता है कि ग्यू जो है वो तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा है और यहाँ पर डीमंस में ग्यू की रैंक होती अपर मून 3 की। और यहाँ पर ग्यू अपने बैटल एक्सपीरियंस की वजह से काफी पावरफुल डीमन होता और डीमन बनने के बाद ग्यू का लुक यहाँ पर कुछ ऐसा होता, जो कि यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा डेविल जैसा है। और यहाँ पर ग्यू अपनी डीमन पर्सनैलिटी के हिसाब से ह्यूमंस से काफी ज्यादा हेट करता और यहाँ पर डीमन ग्यू ह्यूमंस को मारने में बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पर अपना डीमन ग्यू किसी वीक ह्यूमन को न मारकर किसी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन को ही मारता और ना ही उसे किसी और डीमन से कुछ लेना देना होता, बिकॉज उसका एटीट्यूड ही ऐसा है। और अगर हम यहाँ पर ग्यू की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो उसकी वाटर ब्रीदिंग से ही बनेगी, जो कि होगी यहाँ पर डेड वाटर क्लो। और यहाँ पर ग्यू अपनी ब्लड डीमन आर्ट से ह्यूमंस की बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता और यहाँ पर डीमन बनने के बाद ग्यू की बॉडी में 60% वाटर होता और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन अगर ग्यू को मारने की कोशिश करता तो वो उसे मार ही नहीं पाता, बिकॉज इन ह्यूमंस को अपने आप को खुद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता, बिकॉज यहाँ पर ग्यू ह्यूमन फॉर्म में ही काफी पावरफुल था, तो डीमन बनने के बाद तो उसकी पावर गजबी लेवल की हो जाती। और हाँ, यहाँ पर ग्यू और अकाजा की पावर लगभग बराबर ही होती। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आशिरा के बारे में, जो कि होता अपर मून 2 और ये है सानेमी। और यहाँ पर सानेमी डीमंस रैंक में अपर मून 2 पर होता, जो कि किसी राक्षस से कम नहीं लगता। और यहाँ पर सानेमी अपने सबसे पावरफुल स्टेट में होता, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर हम सानेमी की पूरी बॉडी को देख ही चुके हैं कि सानेमी की पूरी बॉडी पर कितने सारे स्लैशेस लगे हुए हैं। और यहाँ पर कई बार तो सानेमी जब भी डीमन से फाइट करता है तो वो सिर्फ मजाक में ही लड़ता है, बिकॉज जब ने देखा था कि जब सानेमी को पता था कि नेजुको एक डीमन है, तब उसने अपना ब्लड दिखाकर नेजुको को ब्लड के लिए तरसाया था। तो यहाँ पर अगर हम सानेमी की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो वो होगी वाइंड सी। और यहाँ पर ये अपनी ब्लड डीमन आर्ट से वाइंड से ऐसे स्लैशेस का यूज करेगा जिससे इसके अपोनेंट को भनक तक नहीं होगी। और यहाँ पर सानेमी तूफान को भी कंट्रोल कर पाएगा और इसे तूफान का राजा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर सानेमी जिन वेपन का यूज करेगा वो होगी विंड ब्लेड और विंड पंचेस, जो कि उसके लिए पूरी तरीके से एक डिफेंस का काम करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर डोमा के कंपैरिजन में सानेमी को देखा जाए, मतलब कि दोनों के डीमन फॉर्म को अगर कंपैरिजन किया जाए, तो यहाँ पर सानेमी का इम्पॉसिबल होगा डोमा को हराना। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आशिरा के बारे में, जो कि है ग्योमे। अगर ग्योमे डीमन होता तो उसका नेचर कैसा होता? तो यहाँ पर हमें पता है कि ग्योमे करंट जनरेशन का सबसे पावरफुल आशिरा है। और यहाँ पर हमें ये पता है कि ग्योमे एक ब्लाइंड आशिरा है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ग्योमे ने स्टोन ब्रीदिंग को मास्टर कर रखा है, लेकिन यहाँ पर ग्योमे किसी स्वॉर्ड का यूज नहीं करता, बल्कि ये काफी भारी भरकम और यूनिक वेपन का यूज करता है। और यहाँ पर ग्योमे की रैंक होती अपर मून 1 और यहाँ पर ग्योमे का लुक कुछ ऐसा होता और उसके पास इस बार अपनी खुद की आइस होती, जो कि कुछ शाइनिंग येलो कलर की होती। और यहाँ पर ग्योमे जो माला रखता है अपने पास, वो उसके पास डीमन बनने के बाद नहीं होती। और यहाँ पर ग्योमे का जो स्वभाव होता वो बिल्कुल मुजान की तरह होता। और यहाँ पर ग्योमे की जो पर्सनैलिटी होती वो उसके ह्यूमन लाइफ की तरह ही होती, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता। और यहाँ पर ग्योमे के ह्यूमन से डीमन बनने के बाद उसके पास अपनी ब्लड डीमन आर्ट और उसकी स्टोन ब्रीदिंग होती। और यहाँ पर ग्योमे की जो ब्लड डीमन आर्ट होती वो होती अर्थ मैनिपुलेशन। और यहाँ पर ग्योमे अपनी ब्लड डीमन आर्ट से स्टोन गोलम्स को समन कर पाता, जिससे वो पूरी धरती को ही हिला कर रख देता। और यहाँ पर ग्योमे की जो सेंसर पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्योमे और कोकुशिबु की स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर कोकुशिबु की स्ट्रेंथ ग्योमे से कहीं ज्यादा है, बिकॉज कोकुशिबु भी अपने एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा हुआ करता था, साथ ही वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग का यूज करता है। और साथ ही यहाँ पर कोकुशिबु के पास लड़ने का कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो यहीं पर खत्म होती है अपनी ये वीडियो। हाँ, वैसे मुझे पता है कि कुछ लोगों को मेरा ओपिनियन इतना अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए अपना ओपिनियन भी आप लोग कमेंट में बताना। और हाँ, आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि नेक्स्ट बार मैं किस एनिमे के बारे में एक्सप्लेन करूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर आपको ऐसी और कई सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो हो सके तो आप लोग उन वीडियो को भी जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।